अध्याय 331। आपके पिता और आपकी चाची का बच्चा। जैसे ही शेन मियामियान ने झोउ सियू के चेहरे पर भाव देखा, वह समझ गई कि वह क्या सोच रही थी। उसकी नज़र झोउ लैनफेंग की साइकिल के हैंडलबार पर पड़ी, और जैसे ही उसने जानबूझकर पूछा, उसके होंठ हल्की सी मुस्कुराहट के साथ मुड़ गए। माँ, आप और सियू भी शहर में क्या कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। झोउ लैनफेंग को अपराध बोध की पीड़ा महसूस हुई और उसने उस पर चिल्लाते हुए कहा, क्या अब मुझे अपने हर काम के बारे में तुम्हें बताना होगा? उद्धरण चिन्ह। शेन मियामियान उससे डरता नहीं था और जानबूझकर हैंडलबार पर लटके बैग को घूरकर अनुमान लगाता था। सियू ने कल कहा था कि आप उसके लिए नए कपड़े खरीदने जा रहे हैं, तो क्या आप उसे कपड़े खरीदने के लिए शहर लाए थे? उद्धरण चिन्ह। इससे पहले कि झोउ लैनफेंग बोल सके, उसने जारी रखा, पिताजी हर दिन बहुत मेहनत करते हैं। अगर उन्हें पता चलेगा कि आपने सियू के लिए कपड़ों पर सारा पैसा खर्च कर दिया है, तो वह निश्चित रूप से नाराज होंगे, है ना? उद्धरण चिन्ह। आप क्या बकवास कर रहे हैं? झोउ लैनफेंग ने लगभग चाहा कि अगर वह सड़क के बीच में न होती और साइकिल न पकड़ती तो वह दौड़ती और अपना मुंह फाड़ लेती। ये पैसे तुम्हारी चाची के हैं। अपने पिता के सामने बकवास मत करो, नहीं तो मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगा। क्या चाचा हाल ही में बड़ी कमाई कर रहे हैं? आपने अभी नए साल के लिए सियू कपड़े खरीदे हैं, और अब आप और अधिक खरीद रहे हैं। शेन मियामियान ने ईर्ष्या का नाटक किया और तीखा सवाल पूछा। झोउ लैनफेंग ने उम्मीद नहीं की थी कि शेन मियामियान इतनी तेज तर्रार हो जाएगी। उसके शब्द इतने फुर्तीले होंगे। उसने धमकी दी, अगर तुमने अपने पिता से इस बारे में बात करने की हिम्मत की, तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगी। कुछ हद तक दोषी महसूस करते हुए झोउ लैनफेंग देर तक नहीं रुका और गुस्से में आकर उसने झोउ सियू को बुलाया और चला गया। उनके जाने के कुछ ही क्षण बाद लू सियुआन वापस आया। मैंने यहाँ दो लोगों को खड़े देखा जो कुछ कुछ तुम्हारी माँ और बहन की तरह दिखते थे। क्योंकि वे एक जैसे दिखते थे, वह जानता था कि उसे इन दोनों से नहीं मिलना चाहिए, इसलिए उसने जानबूझकर अपनी गति धीमी कर दी। उसने आने की हिम्मत करने से पहले उन दोनों के जाने का इंतजार किया। शेन मियामियान ने असहायता से अपने कंधे उचकाए। ये सिर्फ जैसा दिखता नहीं था, यह वे थे। वे शहर में किस लिए आए थे? उद्धरण चिन्ह। जो लोग व्यवसाय नहीं चलाते वे वर्षों में मुश्किल से ही शहर आते हैं, तो ये दोनों व्यर्थ यात्रा क्यों कर रहे थे? शेन मियामियान ने स्वीकार किया, सियू को मेरे नए कपड़ों से जलन हो रही थी, इसलिए माँ उसे कुछ खरीदने के लिए यहाँ ले आई। सच कहूँ तो वह उन्हें शहर में देखकर कुछ हद तक आश्चर्यचकित थी। झोउ लैनफेंग एक पैसा कमाने वाला व्यक्ति था और उसे कभी भी आवश्यकता से अधिक 1% भी खर्च करना पसंद नहीं था। तथ्य ये है कि झोउ सियू उसे कपड़े खरीदने के लिए शहर में ले जाने में कामयाब रही। ये काफ़ी बड़ी उपलब्धि थी। तुम्हारी माँ सारा पैसा झोउ सियू को देती है, और तुम्हारे पिताजी को वास्तव में कोई शिकायत नहीं है। लू सियुआन ने भौहें चढ़ा दीं। अपनी अच्छी बेटी के साथ अच्छा व्यवहार न करना और अपनी भतीजी का इतना अधिक पक्ष लेना, क्या शेन जियानहुआ का पेंच ढीला था? जब भी मेरी माँ सियू के लिए कपड़े खरीदती है, तो वह कहती है कि यह मेरी चाची के पैसे हैं या मेरी चाची ने उन्हें खरीदा है। शेन मियामियान ने उपहास किया। दरअसल मेरी चाची का घर भी हमारे जितना समृद्ध नहीं है, और वे मुश्किल से अपने बच्चों की देखभाल कर पाते हैं। सियू के लिए ऐसी चीजें खरीदने के लिए अतिरिक्त पैसे की तो बात ही छोड़ दें। मेरे पिताजी यह सब अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन वह उसका बुलबुला नहीं फोड़ते हैं। वह अब उन चीज़ों को समझने लगी थी जो वह अपने पिछले जीवन में नहीं समझ पाई थी। शेन जियानहुआ ने काफ़ी कमाया,
फिर भी झोउ लैनफेंग को हमेशा घर पर पैसे न होने की शिकायत रहती थी। अधिकतर वह सारा पैसा झोउ सियू पर खर्च किया गया था। उनके द्वारा खातों की जांच न करना झोउ सियू पर खर्च किए जा रहे धन की मौन स्वीकृति मात्र थी। ऐसा प्रतीत होता है कि वह झोउ लैनफेंग की बातों पर विश्वास कर रहा है, जबकि वास्तव में उसे डर था कि उसे पता चल जाएगा कि वह पक्षपाती है। लू सियुआन बहुत गुस्से में था। शेन मियामियान पर एक परिवार के इस तरह से गिरोह बनाने के बारे में सोचना बहुत ज्यादा था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि शेन मियामियान ने पहले स्कूल में खराब प्रदर्शन किया था। भले ही शेन मियामियान शेन जियानहुआ की नाजायज बेटी थी, फिर भी वह उसका मांस और खून थी, है ना? वह अपनी बेटी के बजाय अपनी भतीजी का पक्ष कैसे ले सकता है? अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। झोउ सियू संभवतः आपके पिता और आपकी चाची की संतान नहीं हो सकती, है ना? उद्धरण चिन्ह। ऐसी घटना बिल्कुल भी दुर्लभ नहीं थी। वह ऐसी चीजों के बारे में पहले भी कई बार सुन चुका था। अध्याय 332 सभी एक को मात देना। लू सियुआन की अप्रत्याशित सोच पर शेन मियामियान रोने और हंसने से खुद को नहीं रोक सका। यह असंभव है। इतना आश्वस्त मत होइए। लू सियुआन जितना अधिक इसके बारे में सोचता गया, उतना अधिक आश्वस्त होता गया। अन्यथा आपके पिता अपनी बेटी के बजाय किसी और के बच्चे पर ध्यान क्यों देंगे? उद्धरण चिन्ह। एक या दो वाक्यों में समझाने के लिए बहुत सारे मोड़ और मोड़ थे। शेन मियामियान विषय को जारी नहीं रखना चाहते थे। जल्दी से कार में बैठो, हम वापस जा रहे हैं। मुझे भूख लग रही है। विलंबित भोजन किसी की जान नहीं लेगा। लू सियुआन इस बात से नाराज था कि शेन मियामियान उसके गंभीर विश्लेषण को गंभीरता से नहीं ले रहा था। मैंने कहा था कि झोउ सियू आपके पिता और आपकी चाची की संतान हो सकता है। क्या आपने सुना भी? उद्धरण चिन्ह। शेन मियामियान ने उस पर सफेद नजर डाली। तो फिर आपके पास क्या सबूत है? उद्धरण चिन्ह। शेन जियानहुआ और यांग गुएफेन के बीच बमुश्किल ही कोई बातचीत होती थी। अपने पिछले जीवन में शेन जियानहुआ अपनी मृत्यु तक पूरे समय अस्पताल में भर्ती रहा था, और यांग गुएफेन कभी उससे मिलने नहीं गई थी। यह असंभव था कि कोई अफेयर था। वह ये बातें नहीं कह सकती थी, अन्यथा उसका पुनर्जन्म एक रहस्य नहीं रह जाता। मेरे पास संभवतः सबूत कैसे हो सकता है? लू सियुआन ने सही जवाब दिया। मैं आपके परिवार का हिस्सा नहीं हूँ। नहीं, मैं आपकी चाची को जानता हूँ। मैं सिर्फ अनुमान लगा रहा हूँ। शेन मियामियान ने उससे गंभीरता से पूछा। चाहे आपका अनुमान सच हो या गलत, इसका मुझ पर किसी भी तरह से प्रभाव नहीं पड़ता है। मेरे पिता सियू से प्यार करते हैं। क्या आपको लगता है कि इस पर उपद्रव करना जरूरी है? उद्धरण चिन्ह। लू सियुआन। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। उसके पतले छोटे चेहरे को देखते हुए उसके पास शब्द नहीं बचे थे। अचानक उसके मन में उसके प्रति सहानुभूति की भावना उत्पन्न हो गई। शेन मियामियान ने भी उनके लुक पर ध्यान दिया, लेकिन भावुक माहौल की ज्यादा परवाह नहीं की। इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं देखने का नाटक किया और विषय बदल दिया, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। हमेशा की तरह वापस जाने से पहले उसने लू परिवार के घर पर रात का खाना खाया। झोउ लैनफेंग और उसकी भतीजी ने देर से दोपहर का भोजन किया, इसलिए उन्होंने रात का खाना नहीं खाया। जब वह घर पहुंची, झोउ सियू अभी भी गांव में अपने नए कपड़े दिखा रही थी। वह रात 9 बजे के बाद तक वापस नहीं लौटी। उसका चेहरा मुस्कुराहट से भरा हुआ था, जिसमें स्पष्ट रूप से प्रशंसा की गई थी। अगले दिन झोउ सियू जल्दी उठी, अपने नए कपड़े पहने और जल्दी से नाश्ता किया। फिर उसने झोउ लैनफेंग से उसे स्कूल ले जाने का आग्रह किया। अप्रत्याशित रूप से
उसकी बिल्कुल नई पोशाक ने उसकी महिला सहपाठियों में ईर्ष्या की भावना पैदा कर दी, और यहाँ तक कि कुछ लड़के शर्मा गए और उस पर नजरें चुराने लगे, जिससे झोउ सियू को गुप्त रूप से गर्व महसूस हुआ। कक्षा में 2 या 3 लड़के थे जो उसमें रुचि रखते थे और उन्होंने गुप्त रूप से उसकी किताबों में नोट्स भी डाल दिए थे, लेकिन उसने उन पर दोबारा विचार नहीं किया, यह महसूस करते हुए कि वे अयोग्य थे और बिना देखे ही नोट्स फाड़ दिए। जब शेन मियामियान कक्षा में पहुंची तो उसने झोउ सियू को लोगों की भीड़ से घिरा हुआ देखा। स्कूल में ऐसी घटनाएं बिल्कुल भी असामान्य नहीं थीं। हर किसी की अपनी अपनी जिज्ञासा होती है, खासकर जब कुछ सुंदर देखने की बात आती है तो वे चारों ओर इकट्ठा होना चाहते हैं। वह चुपचाप अपनी सीट पर लौट आई जब कोई, वह नहीं जानती थी कि कौन, अचानक वह के साथ बोला, कितना सुंदर! उद्धरण चिन्ह। आवाज ने सभी का ध्यान खींचा और जैसे ही उन्होंने अपना सिर घुमाया, उन्होंने देखा कि शेन मियामियान बैठने वाला है। वाह! तुरंत कक्षा विस्मयकारी आवाजों के समूह से भर गई। झोउ सियू ने सोचा कि तारीफ उसके लिए थी और जैसे ही उसके होठों पर एक छोटी सी मुस्कान आई, उसने देखा कि सभी लोग पीछे मुड़ गए, उनकी नज़रों का अनुसरण करते हुए। उसने अपनी नई पोशाक में शेन मियामियान पर नज़र डाली। झोउ सियू ने उस सुबह शेन मियामियान पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि वह अपने आप में व्यस्त थी और उसने शेन मियामियान पर ध्यान नहीं दिया। उसने बहुत कम उम्मीद की थी। शेन मियामियान का पहनावा कल वाले से भी अधिक सुंदर था। अध्याय 333 सभी 2 को मात देना। एक सफ़ेद टॉप के साथ तंग छोटी काली पैंट ने शेन मियामियान के खूबसूरत फिगर को खूबसूरती से उभारा। शेन मियामियान ने भी अपने बालों को छोटी लाल स्ट्रॉबेरी से सजाकर एक सुंदर ऊंची पोनीटेल में बांधा था, जिससे वह शुद्ध और सुंदर लग रही थी। उसकी गोरी गर्दन उजागर हो गई, जिससे वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। ये सरल था फिर भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं था। हर जगह एक युवा लड़की की जीवंतता झलक रही थी। जितना अधिक आप देखेंगे, यह उतना ही अधिक आकर्षक होता गया। ऐसी तुलना में झोउ सियू की पोशाक कुछ हद तक बचकानी और आकर्षक लग रही थी। शुरू में ये ध्यान आकर्षित करने वाला था, लेकिन इससे आसानी से सौंदर्य संबंधी थकान पैदा हो गई। शेन मियामियान, तुमने ये पोशाक कहाँ से खरीदी? उद्धरण चिन्ह। वाह मिया, मुझे तुम्हारे कपड़े बहुत पसंद हैं। उद्धरण चिन्ह। मियामियान, तुम इस पोशाक में बहुत अच्छी लग रही हो। झोउ सियू से भी बेहतर। मूल रूप से झोउ सियू के आसपास के लोग तुरंत तितर बितर हो गए और शेन मियामियान के चारों ओर भीड़ हो गई, जिससे झोउ सियू का चेहरा एक पल में पीला पड़ गया। सियू, तुमने वह सेट क्यों नहीं चुना जो उसने पहना है? झाओ जिनलान ने भी सोचा कि शेन मियामियान की पोशाक अधिक सुंदर थी। ऐसा लग रहा था कि शेन परिवार 2 बच्चों के लिए इतने सुंदर कपड़े खरीदकर बहुत अमीर हो गया है। झोउ सियू ने अपने दिल में भावनाओं को दबाया और अपने चेहरे के भाव को हल्का किया। उसने जो सेट पहना है वह खराब है, उसमें खामियां हैं। मैं ऐसा क्यों चाहूँगा? उद्धरण चिन्ह। वह शेन मियामियान से ईर्ष्या करने वाली एक ईर्ष्यालु महिला की तरह नहीं हो सकती। उसके अपने कपड़े मियामियान के कपड़ों से बेहतर थे। अगर ईर्ष्या करनी ही थी तो शेन मियामियान को उससे ईर्ष्या करनी चाहिए। दोषपूर्ण। झाओ शिनलान ने ईर्ष्यापूर्वक कहा, मुझे कोई खामी नजर नहीं आई। मैंने बस देखा कि यह कितना सुंदर है। यदि खराबियां ऐसी दिखतीं तो वह खरीदने के लिए खराबियां भी चुनना शुरू कर देती, सस्ती और सुंदर। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। झाओ शिनलान को शेन मियामियान की प्रशंसा करते हुए सुनकर झोउ सियू तुरंत चुप हो गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने अपने दिल में खुद को कैसे समझाने की कोशिश की।
अपनी खुद की सुर्खियों को शेन मियामियान की ओर जाते देख फिर भी वह अंदर ही अंदर बहुत क्रोधित हो गई। क्या शेन मियामियान ने अमृत खाया? झाओ शिनलान ने ध्यान नहीं दिया कि झोउ सियू का मूड खराब था और वह खुद से बात करती रही। वह इतनी तेजी से कैसे बढ़ रही है और अधिक सुंदर और सुंदर होती जा रही है। उद्धरण चिन्ह। आखिरी वाक्य लगभग भींचे हुए दांतों से कहा गया था। अतीत में शेन मियामियान एक बंदर की तरह पतली थी, एक भिखारी की तरह कपड़े पहनती थी, उसकी पढ़ाई घटिया थी और वह एक ऑटिस्टिक बच्चे की तरह थी। पूरे दिन मुश्किल से कुछ शब्द बोलती थी। ये स्पष्ट नहीं था कि किस दिन से उसका प्रभामंडल अधिक से अधिक चमकने लगा और ऐसा लगने लगा कि वह धोखा देने वाली स्थिति में आ गई है। झाओ शिनलान के शब्दों ने झोउ सियू की रक्षा को पूरी तरह से तोड़ दिया, जिससे वह चिढ़ गई और उसका स्वर खराब हो गया। एक लोमड़ी के रूप में उसका असली स्वभाव दिख रहा है। उसकी माँ एक लोमड़ी थी जिसने मेरे चाचा को उसे पाने के लिए बहकाया था। अब जैसे जैसे वह बड़ी हो रही है, वह और अधिक चुलबुली होती जा रही है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। झाओ शिनलान ने आश्चर्य से झोउ सियू को देखा। वह जानती थी कि शेन मियामियान एक नाजायज बेटी थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि झोउ सियू, जो हमेशा शेन मियामियान के लिए खड़ा होता था, अचानक उसके बारे में ऐसे आपत्तिजनक शब्द बोलेगा। हालांकि ये देखते हुए कि कक्षा के लड़के वास्तव में शर्मा रहे थे और शेन मियामियान को घूर रहे थे, उसने तुरंत महसूस किया कि झोउ सियू के शब्द काफी उपयुक्त थे। झोउ सियू से भी अधिक आक्रामक ढंग से बोलते हुए, ऐसी तंग पैंट पहनकर वह दूसरों को लुभाने की कोशिश कर रही होगी, है ना? जैसी माँ वैसी बेटी। क्या ये सभी लोग अंधे हैं? क्या वे उसकी चुलबुली गंध को सूंघ नहीं सकते? उद्धरण चिन्ह। जब वे लड़ते थे तो वयस्क इस तरह बोलते थे, और झाओ जिनलान ने भी कुछ सार सीखा था। और सच कहा जाए तो शेन मियामियान का इस तरह अपमान करना वास्तव में बहुत संतुष्टिदायक था। यदि लू सियुआन ने शेन मियामियान की रक्षा नहीं की होती, तो वह मियामियान के पास जाकर उसे व्यक्तिगत रूप से डांटना चाहती थी, जो निश्चित रूप से और भी अधिक संतोषजनक होता। अध्याय 334 क्रय एजेंट। एक कुछ समय तक शेन मियामियान को नीचा दिखाने के बाद झोउ सियू को अंततः थोड़ा अधिक सहज महसूस हुआ। उसने तिरस्कारपूर्वक कहा, एक पंख वाले पक्षी एक साथ झुंड में आते हैं। ये सभी लोग उसके जैसे ही हैं। उन्हें दुनिया के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वह भविष्य में विश्वविद्यालय जाने वाली थी और शहर में शादी करने वाली थी। वह इन लोगों के साथ खेलने कूदने की परवाह न करते हुए उच्च वर्ग के लोगों से दोस्ती करना पसंद करेगी। शहर की इस यात्रा ने झोउ सियू की आंखें खोल दीं और उसे और अधिक सोचने पर मजबूर कर दिया। शहर की युवा लड़कियां जब छोटे समूहों में खरीदारी करने गईं, तो सभी सुंदर कपड़े पहने हुए थीं। इससे हर कोई सुसंस्कृत दिखता था। अगर वह इन लोगों के साथ चलती, भले ही उसने सुंदर कपड़े पहने होते, दूसरों को तुरंत पता चल जाता कि वे ग्रामीण इलाकों से हैं। इससे उसका अपना रुतबा कम हो जाएगा। झाओ जिनलान। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उसने झोउ सियू की ओर कुछ अजीब ढंग से देखा। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम बदल गए हो? उद्धरण चिन्ह। बूढ़ी झोउ सियू मिलनसार थी, स्पष्ट रूप से कहती थी, अच्छा होने का दिखावा करने में बहुत अच्छी थी और हमेशा शेन मियामियान का बचाव करती थी, जैसे कि उसे बहुत सहानुभूति हो। लेकिन अब वह अलग थलग लग रही थी, मानो वे उसके साथ खेलने के योग्य नहीं थे। यदि आप कुछ बार शहर गए, तो आप भी बदल जाएंगे। झोउ सियू ने शहर के दृश्यों के बारे में सोचा। उसकी आंखें चमक उठीं, खासकर जब उसे गु जियानबिन की याद आई, तो उसका मूड बेहतर हो गया, जिसे लोग पहली नज़र का प्यार कहते हैं।
वह कुछ ऐसा ही होगा। झाओ शिनलान को लगा कि झोउ सियू दिखावा कर रही है और चुप रहकर अपने होंठ भींच लिए। इस बीच शेन मियामियान छात्रों के एक समूह से घिरी हुई थी, एक के बाद एक सवालों की बौछार कर रही थी, जिससे वह कुछ हद तक अभिभूत हो गई, लेकिन फिर भी उसने विनम्र रवैया बनाए रखते हुए प्रत्येक का जवाब दिया। हालांकि लू सियुआन को ये दृश्य बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने नए कपड़े भी पहने हुए थे, तो वह ध्यान का केंद्र क्यों नहीं था? उसका मानना था कि वह भी अच्छा दिखता है ना? वैसे भी झोउ सियू खुद को पूरी कक्षा में सबसे अच्छा दिखने वाला, सुंदरता में बेजोड़ मानता था। यदि शेन मियामियान एक जेड लड़की थी, तो वह निश्चित रूप से एक सुनहरा लड़का था। शेन मियामियान के कपड़े इन छात्रों की क्षमता से परे थे, इसलिए कपड़ों के बारे में उनकी जिज्ञासा कम होने के बाद उन्होंने बातचीत को उसके बालों की टाई पर स्थानांतरित कर दिया। मिया, आपकी स्ट्रॉबेरी हेयर टाई वास्तव में बहुत सुंदर है। आपने इसे कहाँ से खरीदा? उद्धरण चिन्ह। मुझे भी वास्तव में एक चाहिए, लेकिन हमारे शहर में वे जो हेयर टाई बेचते हैं, उनमें कोई सजावट नहीं होती है। शेन मियामियान ने उनकी बातचीत से एक व्यावसायिक अवसर को महसूस किया। 10 सेंट के लिए एक। वे इन्हें हमारे शहर में नहीं बेचते हैं, केवल शहर में बेचते हैं। मैं शनिवार को शहर वापस जा रहा हूँ। यदि आप में से कोई एक चाहता है, तो पहले मुझे पैसे दें, और मैं इसे आपके लिए खरीदूंगा। यदि पर्याप्त लोग उन्हें चाहते हैं, तो वह उन्हें थोक में खरीद सकती है और बिना किसी परेशानी के एक छोटा सा लाभ कमा सकती है। यदि केवल कुछ लोग ही उन्हें चाहते हैं, तो वह बिना किसी नुकसान के उनके लिए स्टॉल से कुछ ले सकती है। क्या आप वास्तव में उन्हें खरीदने में हमारी मदद कर सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। उसके आसपास की लड़कियों की आंखें तुरंत चमक उठीं। 10 सेंट में एक। हालांकि सामान्य हेयर टाई की तुलना में यह अधिक महंगी थी, फिर भी वे बहुत सुंदर थीं। ये युवा लड़कियां हमेशा अपनी पॉकेट मनी बचाना पसंद करती थीं, हालांकि ज्यादा नहीं, फिर भी उनके पास कुछ पैसे अतिरिक्त थे। तो ये सुनकर कि शेन मियामियान मदद करने को तैयार था, वे तुरंत प्रलोभित हो गए। शेन मियामियान ने एक पेन और नोटबुक निकाली। जो कोई भी चाहता है, साइन अप करें और अभी पैसे दें। मैं ये सब रिकॉर्ड करूंगा, उन्हें रविवार को खरीदूंगा और सोमवार को आपको दे सकता हूँ। मैं एक चाहता हूँ। अपेक्षाकृत संपन्न परिवार की एक लड़की इसे खरीदने वाली पहली महिला थी। एक बार जब कोई आगे बढ़ गया, तो अन्य युवा लड़कियां भी खरीदने की इच्छा से उसका अनुसरण करने लगीं। शेन मियामियान ने प्रत्येक से पैसे लिए और इसे रिकॉर्ड किया। शेन मियामियान, मैं आज पैसे नहीं लाया। कई लड़कियों ने चिंतित भावों से शेन मियामियान की ओर देखा। वे भी एक लड़की की सख्त इच्छा कर रही थीं। शेन मियामियान ने उन्हें आश्वस्त किया, चिंता मत करो, आज केवल सोमवार है और उन्हें खरीदने से पहले हमारे पास बहुत समय है। आप कल भी साइन अप करने के लिए पैसे ला सकते हैं। अध्याय 335। आप लड़की के लिए हेयर टाई किस लिए चाहते हैं? जो छात्र पैसे नहीं लाए थे वे ये सुनकर तुरंत प्रसन्न हो गए। 10 सेंट प्रति हेयर टाई पर। यह महंगा नहीं था, काफी सुंदर लग रहा था और शहर से खरीदा गया था, जिसे सभी लड़कियां पसंद करती थीं। 16 या 17 साल की उम्र में वे उस उम्र में थे जहां सुंदरता सबसे ज्यादा मायने रखती थी। फिर भी उनके परिवार की परिस्थितियों के कारण आकर्षक कपड़े खरीदना असंभव था, इसलिए हेयर टाई खरीदना भी अच्छा लगता था। कुछ ही मिनटों के समय में 5 या 6 छात्र खरीदना चाहते थे। कुछ ने तो एक बार में 2 भी खरीदे। कुछ अन्य लोग भी थे जो खरीदना चाहते थे, लेकिन अपने साथ पैसे नहीं लाए थे। जैसे जैसे कक्षा का समय नजदीक आया, पंजीकृत छात्र अपनी सीटों पर लौट आए।
और शेन मियामियान अपनी नोटबुक बंद करने ही वाली थी कि अचानक किसी ने उसकी मेज पर 10 सेंट रख दिए। मैं भी एक लूंगा, नासिका से आवाज आई। जब शेन मियामियान ने ऊपर देखा तो उसने कक्षा की सबसे निचली रैंक वाली छात्रा को देखा, जो नीचे से दूसरे स्थान पर थी। उसे लाल चेहरे के साथ देख रही थी। तुम्हारे जैसा लड़का किसी लड़की के बालों का टाई क्यों चाहेगा? लू सियुआन ने हैरान चेहरे के साथ पूछा। क्या मैं इसे किसी को नहीं दे सकता? लड़के की नज़र दूसरी ओर गई और उसके गाल और भी लाल हो गए। अगर यह एक उपहार है तो इसे उपहार दो। तुम शर्मा क्यों रहे हो? लू सियुआन ने आगे कुछ नहीं सोचा और मान लिया कि लड़का इसे अपनी बहन या चचेरी बहन को देने जा रहा है। लड़का अब लू सियुआन के साथ व्यवहार नहीं करना चाहता था और उसने सीधे शेन मियामियान से कहा, मैंने तुम्हें पैसे दे दिए हैं, इसे मत भूलना। बोलने के बाद वह अपनी मेज पर बैठ गया, एक किताब उठाई और पढ़ने का नाटक किया। उसका उपयोग अपना चेहरा ढकने के लिए किया। यदि उसके गाल पहले से ही इतने लाल न होते तो शेन मियामियान को अपनी हंसी रोकने के लिए संघर्ष करना पड़ता। ये स्पष्ट था कि लड़के का इरादा किसी लड़की को हेयर टाई देने का था, अन्यथा उसका चेहरा इतना लाल नहीं होता। केवल लू सियुआन जैसा अनभिज्ञ व्यक्ति ही यह नहीं समझ पाएगा कि लड़का क्यों शर्मा रहा था। झाओ शिनलान ने सभी को शेन मियामियान से हेयर टाई खरीदते हुए देखा और उसे भी लालच महसूस हुआ। वास्तव में वह शेन मियामियान से काफी दूर थी और स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रही थी कि बाल टाई सुंदर हैं या नहीं, लेकिन इतने सारे लोगों को खरीदने की इच्छा रखते हुए देखकर वह चूकना नहीं चाहती थी। ये कितना बड़ा अपमान होगा यदि कक्षा में सभी के पास एक हो और केवल उसके पास न हो। हालांकि चूंकि शेन मियामियान के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं थे, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से उससे कुछ नहीं मांग सकी। कुछ सोचने के बाद उसने झोउ सियू से संपर्क करने का फैसला किया। सियू, मुझे भी एक हेयर टाई चाहिए। मैं तुम्हें 10 सेंट दूंगा। इसे तुम्हारी बहन को दूंगा और कहूंगा कि यह तुम्हारे लिए है। फिर बाद में इसे मेरे पास ले आओ। ठीक है? उद्धरण चिन्ह। एक घटिया बाल टाई, इसमें उपद्रव की क्या बात है? झोउ सियू ने तिरस्कारपूर्वक इनकार कर दिया। झाओ जिनलान। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ये देखकर कि झोउ सियू का मदद करने का कोई इरादा नहीं था, वह और कुछ नहीं कह सकी। आखिरकार वह झोउ सियू के साथ शेन मियामियान को कोस रही थी। केवल एक सुबह शेन मियामियान द्वारा हेयर टाई खरीदने की खबर पूरे स्कूल में फैल गई। 9वीं से 7वीं कक्षा तक की लड़कियां उत्साहित होने लगीं। कुछ लोग जानबूझकर शेन मियामियान के बालों की टाई देखने के लिए 9वीं कक्षा की खिड़कियों से गुजरे। अधिक साहसी लोगों ने शेन मियामियान से सीधे उनके लिए खरीदारी करने के लिए कहा, जबकि शर्मीले लोगों ने अपने दोस्तों से शेन मियामियान से संपर्क करने के लिए कहा। एक साधारण सी हेयर टाई ने स्कूल में एक सनक पैदा कर दी। हर किसी की अनौपचारिक बातचीत में शेन मियामियान का नाम अक्सर आता था। बहुतों ने, जिन्होंने उसे नहीं देखा था, उसका नाम सुना था। शेन मियामियान ने गणना की। सोमवार से शुक्रवार तक उसने 5 युआन और 60 सेंट कमाए थे, जो 50 से अधिक बाल टाई बेचने के बराबर था। उसकी गणित की नोटबुक नामों से भरी हुई थी। भले ही उसने दोबारा स्टॉक नहीं किया था, लेकिन वह जानती थी कि उन हेयर टाई का लागत मूल्य प्रत्येक 5 सेंट से अधिक नहीं हो सकता है, जिसका अर्थ है कि वह 2 युआन और 30 सेंट का लाभ कमा सकती है। बेशक बाल टाई बेचने से प्राप्त धन सब्जियां बेचने की तुलना में बहुत कम था, लेकिन शेन मियामियान की अपनी योजनाएं थीं।